वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे कि पेड़ पौधों में किस प्रकार से अनुरक्षण के कार्य होते हैं। अनुरक्षण के कार्य में क्या क्या होता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किए थे, सबसे अनुरक्षण के लिए क्या प्रक्रिया किए थे, वो पोषण किए थे, पोषण, फिर क्या किए थे, शोषण, शोषण के बाद क्या किए थे, वहन किए थे, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हम लोगों ने मनुष्य में हुआ था, क्या ये इसमें नहीं हो सकता है? क्योंकि पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उन्हें भी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, तो उन्हें भी भोजन का जरूरत पड़ता है, उन्हें भी जो गैसों का भी, जैसे कि हमें ऑक्सीजन गैस का जरूरत पड़ता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जरूरत पड़ता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस प्रकार से अपने में अंदर लेते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा था, उसको पेड़ के पौधे से किस प्रकार से निकलते हैं उसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग गैसों का आदान प्रदान जो पौधों में होता है वो किस प्रकार का होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है पेड़ पौधों में, वो होता है आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है। गैसों पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि से होता है। ये विसरण की विधि क्या होती है भाई? तो विसरण वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, उसी को ही विसरण कहते हैं। विसरण एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ये समझ में नहीं आया कि ये उच्च सांद्रता क्या है और निम्न सांद्रता क्या है, ठीक है। तो उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, ये जो सांद्रता का गुण हमें किसी विलयन में देखने को मिलता है, ठीक है। विलयन चैप्टर में हम लोग 9 क्लास में अच्छा से पढ़े हैं। विलयन, कोई भी विलयन का मतलब होता है कोई चीज़ तरल हो गया और उसके ऊपर में कोई और दूसरा पदार्थ हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक विलयन बन जाता है। विलयन में दो चीज़ रहता है, एक विलय पदार्थ और एक विलायक पदार्थ। विलायक जो घुलाता है और विलय जो उसमें घुलता है। जैसे कि हम एक गिलास पानी लेंगे, पानी से के ऊपर में हम क्या, चीनी मिला देंगे, चीनी। तो पानी मेरा क्या हुआ, विलायक, घुलाने वाला विलायक, और विलय कौन हुआ, मतलब घुल कौन रहा है, तो चीनी। तो इस प्रकार से जो सांद्रता का गुण देखने मिलता है वो हमें विलयन में देखने को मिलता है। विलयन तरल का भी तरल में होता है, तरल मतलब पानी में भी हो सकता है और हवा में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से होता है उसको हम लोग फिगर का माध्यम। तो ये सांद्रता क्या है भाई, तो सांद्रता का मतलब होता है शक्ति, ठीक है, विलयन की शक्ति, ठीक है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, विलयन की शक्ति। अभी हम यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको बहुत बढ़िया से, यह उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता और विसरण की प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर कोई ले लेते हैं, क्या, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं, ठीक है। इस बीकर को हम पानी से भर देते हैं, पानी से भर देते हैं। एक और बीकर लेते हैं, अब क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं, पानी। अब देखिए, तो इसका शक्ति अगर देखेंगे ना, इस विलयन की शक्ति, ठीक है, तो इस दोनों विलयन की शक्ति क्या है, अभी दोनों विलयन का शक्ति बराबर है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मेरा शुद्ध पानी है और यहाँ भी मेरा शुद्ध पानी है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर है, यानी कि ये दोनों का शक्ति बराबर है। अब हम क्या करेंगे इस पानी में प्लस हम नमक मिला देंगे, नमक, इसमें क्या कर देंगे, हम थोड़ा सा और नमक भी मिला देंगे इसमें, इस पानी में हम नमक भी मिला दिए। अब देखिए, अब क्या हो गया, क्योंकि ये नमक और पानी दो चीज़ आ गया, तो क्या हो गया, इस विलयन की सांद्रता उच्च हो गया, किसके कंपैरिजन में, इस बीकर की तुलना में, ठीक है। क्योंकि इसमें भी पानी था और इसमें भी पानी था। जब शुद्ध पानी था तो दोनों की सांद्रता क्या था, बराबर था। लेकिन जब इसमें हम लोग क्या लगा, नमक मिला आदमी, और उधर से भी एक आदमी लड़ने के लिए भिड़ जाए तो क्या लगभग बराबर होता है कि नहीं। अगर उन लोगों का साइज यानी कि बॉडी सब बराबर रहेगा तो क्या दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। ये भी उससे डरेगा, ये भी उससे डरेगा। लेकिन एक आदमी एकदम 10 आदमी को लेकर के आएगा, एक और या 10 आदमी लेकर के आएगा, या फिर एक आदमी को लेकर के आएगा, तो एक वाला आदमी क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, और जो दो आदमी वो लोग ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। यानी कि वही उसकी शक्ति क्या हो जाएगा, उसका शक्ति दोगुना हो जाएगा, तो शक्ति उसका बढ़ जाएगा। तो सांद्रता भी वही होता है। किसी विलयन में जब एक ही पदार्थ को मिला जाता है वो सामान्य विलयन होता है, उसकी सांद्रता। इसमें भी जब हम लोग नमक या चीनी नहीं मिलाए थे तो दोनों बराबर था, लेकिन इसमें अगर हम नमक को मिला दिए तो पानी के साथ साथ नमक मिल करके इसकी जो सांद्रता है यह क्या हो गया, बढ़ गया, इसकी तुलना में इसकी सांद्रता बढ़ गया। इसको हम लोग समझते हैं इस जगह पर। देखिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। पहले क्या किया, हम एक बड़ा सा बीकर लिए, ठीक है, एक बड़ा सा बीकर लेंगे और बीकर में क्या करेंगे, एक हम उसको एक बीच से हम रास्ता ऐसे करके इसको बंद कर देंगे, ताकि इधर का पानी इधर ही रहे और इधर का पानी इधर ही रहे, ठीक है।
मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बड़ा सा बीकर लेंगे और बीकर में एक बीकर हम क्या लेंगे, पानी लेंगे, और उस पानी को दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम एक ऐसा वस्तु को ऊपर से डाल देंगे कि वह पानी को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब दो बराबर भाग में मतलब डिवाइड कर दिए, इस प्रकार से यहाँ पर डाल देते हैं इस लकीर को, यानी कि कोई भी एक पदार्थ हम यहाँ पर डाल देते हैं तो यह बीकर को दो भागों में बांटता है। अब बांटता है तो क्या होता है, इधर भी पानी, मतलब दोनों का सांद्रता क्या है, सेम है अभी, ठीक है। यानी कि दोनों की शक्ति क्या है, बराबर है। इधर भी एक आदमी, इधर भी एक आदमी, मतलब इधर भी पानी और इधर भी पानी, नॉर्मल पानी है कि। अब हम क्या करते हैं, जो इधर हम लोग डाले हैं, एक तरफ हम उस पानी में थोड़ा सा लाल रंग मिला देंगे, ठीक है। उसमें क्या मिला देंगे, लाल रंग मिला देंगे, और इधर जैसा पानी है वैसे ही रहने देंगे, और फिर इधर हम पूरा लाल रंग को घोल देंगे। और घोल देने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो हम लोग इसमें डाले थे, इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, खोल देंगे इसको। अब जो हम डाले थे उसको क्या करेंगे, खोल देंगे। अब खोलने के बाद आप देखिएगा क्या होगा, ये जो लाल रंग का पानी था एक साइड में, ये चला जाएगा इस साइड में, और थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेगा ये जो पूरा पानी क्या हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। ये पूरा पानी लाल कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, सोचिए थोड़ा सा, ऐसा क्यों हुआ, मतलब पता है, जब हम लाल रंग डाले इस पानी में तो इसकी सांद्रता क्या हो गया, उच्च हो गया, और इधर की सांद्रता क्या हो गया, निम्न हो गया। क्योंकि इधर तो हम लोग कुछ मिलाए नहीं थे। तो इस कंडीशन में, क्योंकि मैंने बताया कि पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, तो इस समय जो अणु है, जल के अणु जो लाल रंग से युक्त थे, ठीक है, वह अणु क्या होने लगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति किए, और जो पूरा जो पानी हम लोग का क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अभी आपको समझ में आ गया कि सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किस प्रकार से गति करता है। उच्च सांद्रता का मतलब होता है शक्ति, विलयन की शक्ति, ठीक है। आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको सांद्रता समझ में नहीं आया, उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता किस प्रकार से होता है, तो मैं एक और फिगर आपको ड्रॉ करके बता दूं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कढ़ाई लिया है और उस चूल्हा के अंदर में आग जला रहा है, ठीक है। और इस कढ़ाई में हम लोग बहुत ही अच्छा पकवान बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पकवान बना रहे हैं। अब पकवान बनाते बनाते मेरा जब सब्जी होने लगता है, ठीक है, सब्जी होने को रहता है, तो यहाँ से निकलता है भाप, और वह भाप जब निकलता है तो वो क्या होगा, ये जो वायुमंडल है यहाँ पर, इसके ऊपर में जो वायु है वो भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है। क्यों, वो भी एक विलयन है, ठीक है, वो भी एक तरल पदार्थ है। क्यों, वायु बहती है ना, तो वो भी एक तरल पदार्थ ही है। और इस तरल पदार्थ में जब हम लोग क्या किए, जब इसको गर्म किए, खाना बना रहे थे, तो यहाँ से जो भाप के रूप में उठ गया ना, तो यहाँ की जो वायु है वो ये भाप से, जो सुगंध युक्त भाप था, उसमें क्या हो गया, मिल गया। और मिलने से यहाँ की जो वायु क्या हो गया की सांद्रता, यहाँ की वायु की सांद्रता क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वायुमंडल था, और इधर से जब भाप उठ गया तो उस वायुमंडल में क्या मिल गया, भाप, सुगंध युक्त भाप मिल गया ना। तो क्या हो गया, यहाँ का जो वायुमंडल है, इसके ऊपर की वायुमंडल की सांद्रता क्या हो गया, उच्च हो गया। अब जब जैसे ही इसकी सांद्रता उच्च हो जाएगा तो ये निम्न सांद्रता को खोजेगा और उसकी ओर गति करने लगेगा। जैसे ही इसकी सांद्रता उच्च हो गया, मतलब घना हो गया, तब ये क्या करने लगा, अपने सामने जो वायुमंडल है, यानी कि निम्न सांद्रता वाला वायुमंडल, उधर गति करेंगे, मतलब इधर जाएंगे। और बहुत दूर से, अगर कहीं गली से हम अगर पार हो रहे हैं तो क्या होता है, तो हम लोग के पास वह सुगंध आ जाता है, सेंट हम लोग को लगने लगता है, अरे उसका घर में क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, ऐसा हम लोग को लगता है। सेंट हम यहीं पर रहते हैं और एकदम दूर से हमको आ जाता है पास में, कैसे करके आया हम तो देखने नहीं पाए। तो यह भी आता है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब पदार्थ जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। समझिए, उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता कैसे होती है, सांद्रता जो विलयन में, यह सांद्रता का गुण विलयन में पाया जाता है। तो यहाँ भी विलयन है, कि कैसे विलयन है, तो ये भी तो तरल है ना, हवा क्या है, हवा भी एक तरल है। उस हवा में क्या मिल गया, ऊपर से जो भाप उठ रहा था सुगंध युक्त, ये मिल गया, मिलने से इसकी सांद्रता क्या हो गया, बढ़ गया। और ये क्या, जैसे ही इसकी सांद्रता उच्च हो गया कंपेयर टू उसके अराउंड, यानी कि जितना सारा उसका जो चारों ओर वायुमंडल था उसके तुलना में इसकी सांद्रता बढ़ गया, तब यह गति करने लगेगा उस निम्न सांद्रता वाले स्थान पर। और फिर हम जो निम्न सांद्रता वाले जो वायुमंडल था वहाँ पर जा रहे थे, तो वो सेंट क्या हो गया, यानी कि यह भाप हम तक आ गया। और बोलते हैं उसके घर में क्या मिल रहा, पकड़ा, ये पकड़ा है, वो पकड़ा, बोलते हैं
या फिर अगरबत्ती जलाते हैं, यहाँ जलता है उधर सुगंध सूंघने को मिलता है, मतलब सेंट आता है हम लोगों को। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसका परफ्यूम लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमको आदमी यहाँ चलता है, हमको वहाँ तक उसका पास आता है। ये सब किस प्रकार से होता है? ये सब सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर उसके कणों की गति के कारण ये सब होता है। तो आपको विसरण की प्रक्रिया हमको लग रहा है आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं अपने ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जैसे उन लोगों के लिए अनुपयुक्त पदार्थ को निकाल देते हैं। अब लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि यह किस प्रकार से होता है। चलिए इस किस प्रकार से होता है इसका हम समझते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए पेड़ पौधों में किस प्रकार से होता है, ये आइए यह चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जब इन्हें CO2 यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का क्या करता है, जब ये लोग क्या कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उन लोगों को ग्लूकोज तो मिल रहा था, मतलब अपना कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा था। इस कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन नामक एक गैस का भी निर्माण हो रहा था, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते जाएगा तब क्या होगा, उन लोग की जो कोशिका है यानी कि पौधों की कोशिका में यह ऑक्सीजन गैस भी बनते जाएगा। जब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनते जाएगा, मान लिया ये मेरे कोशिका है, ठीक है। पेड़ पौधे के ये पेड़ या पौधे के क्या है, एक कोशिका होता है, ठीक है। इस कोशिका में देख रहे हैं हम लोग कि यदि इस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है और यह प्रक्रिया होती जाएगी तब क्या O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होते जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन गैस यहाँ की सांद्रता यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी सांद्रता बढ़ते जाएगा कंपेयर टू जो वायुमंडल, ठीक है। और जब इसकी सांद्रता उस कोशिका के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन गैस की सांद्रता जब इतनी बढ़ जाएगी कि जो वायुमंडल है, जिस वायुमंडल के संपर्क में वह कोशिका है, उस वायुमंडल में की सांद्रता कम हो जाएगा, ठीक है। जिस वायुमंडल के संपर्क में वह कोशिका है उस वायुमंडल की तुलना में अगर उस कोशिका के अंदर में जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सांद्रता अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करने लगेगा, इस उच्च सांद्रता वाले जगह से निम्न सांद्रता वाले जगह में आ जाएगा, मतलब वायुमंडल में आ जाएगा। यह वायुमंडल में आ जाएगा। कैसे आया, जब वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती जाएगी तो O2 बनते जाएगा तो जमा हो जाएंगे, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगा। किसके कंपेयर, जो वायुमंडल है, बाहर की जो वायुमंडल है जिसके संपर्क में वो है उस वायुमंडल की तुलना में। तब क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी कि उस पौधे के कोशिका के अंदर से जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया करने में हम लोग का मदद कौन करता है, तो वो करता है कोशिका झिल्ली, जिसको पारगम्य झिल्ली। उसको पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने देता है, इसीलिए तो उसे कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं ना। तो यही जब विसरण की प्रक्रिया होती है इसमें कुछ गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को आर पार होने देता है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो विसरण की प्रक्रिया जो पौधों में होता है उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका रहता है, तो वह रहता है कोशिका झिल्ली का। उसी प्रकार से जब क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाता है और उस कोशिका के अंदर में यानी कि पेड़ पौधे के कोशिका के अंदर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होता है, ठीक है, जब इधर कम होता है और इसकी सांद्रता बढ़ने लगता है, तब पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे में इस विसरण प्रक्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल में जितनी सारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस था उसको अंदर कर लेता है उस कोशिका के अंदर में, ठीक है। इसीलिए ना कहा जाता है कि यदि पेड़ पौधे अगर काट दिए जाएं पूरे धरती से तो तापमान बढ़ जाएगा। तापमान का बढ़ जाएगा कहने का मतलब क्या है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी उपयोग करने वाला ही नहीं रहेगा। क्या हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, नहीं ना, इसका एक ही यानी कि पेड़ पौधे ही इसका उपयोग करते हैं। इस विसरण प्रक्रिया के द्वारा लोग उसको अंदर करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया कि वो लोग किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस का और बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। तो यह सब करते हैं किसे, विसरण के प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ये लोग यह प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि गैसों का जो इन लोगों में आदान प्रदान होता है वो किस विधि से होता है, तो वो होता है विसरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं। ये तो समझ लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यदि आप मेरे द्वारा बताया गया है उसको नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, बहुत बेहतर तरीक़ा से
रिलेटेड मतलब एक पेड़ को जो रियलिटी है हम लोगों में आपको देखने को मिलता है, उस तरीके से आपको वहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं बोर्ड में कि इसको लिख के इसको समझाना, इसको समझाना, इसको समझाना, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। यदि आप हेडफोन लगा के या फिर ऐसे में भी अगर सुन भी रहे हैं तो आपका, यदि आप कहीं भी पढ़े हैं तो आपका रिवाइज तो जरूर होगा, इसका मैं वादा करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस हम लोगों के लिए किस प्रकार से मुक्त करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल के लिए हम लोगों के लिए खतरनाक है, उसको किस प्रकार से वो लोग अंदर करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यह चेन, यह प्रक्रिया अगर ना चले ना तो क्या हो जाएगा, इस दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि इस विश्व उष्णता बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। यह ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, ठीक है। जीवन की ही समाप्त हो जाएगा यदि यह पेड़ पौधे ना रहे। इसीलिए कहा जाता है सेव ट्री सेव लाइफ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये लोग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो खाना बना रहे थे, वो खाना तो बना रहे थे। हम लोगों ने तो देखा कि हम जो खाना खाए और उसमें जो हम लोगों के पचा हुआ भोजन में जो ग्लूकोज था, उसको दीर्घरोम की सहायता से छोटी आंत से ले गया, नलिकाओं के द्वारा ले जाया गया और प्रत्येक कोशिका में भेज दिया गया। यहाँ पर जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण हो रहा है, वो किसकी सहायता से पूरे पेड़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर क्या इन्हें पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता? तो यह पानी किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ लिए, पानी किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और उसको भी पेड़ के विभिन्न भागों तक किस प्रकार से पहुँचाते हैं, इसको समझते हैं। चलिए।